हेलो व्यूवर्स, आप सभी का मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बेस्ड है एक गेम पे, और गेम का नाम है लक बाय डाइस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस गेम का डेमो। और इस गेम को बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है, क्या एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया है और इस पर क्या कोड का इस्तेमाल किया गया है, इन सब चीज़ों को मैं पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, पूरे कोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को, आज की क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं दोस्तों कि मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंटल वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करें तो आपको गेम से रिलेटेड वीडियोस, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस, प्लस आपको और नॉलेजेबल वीडियोस और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, जो कि बेसिकली आपके कोडिंग नॉलेज को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करें तो हो सकता है कोई वीडियो आप बहुत दिनों से यूट्यूब में या गूगल में आप सर्च कर रहे हो किसी को कंटेंट के बारे में, एक्सेल की कोडिंग से रिलेटेड के बारे में, और हो सकता है वो मेरे चैनल पर ही अवेलेबल हो। तो एक बार जाकर विजिट करके देख लीजिए, हो सकता है आपके काम का कोई वीडियो हो। और साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपके दोस्त के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो को बिल्कुल भी देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब गेम को ओपन कर लेता हूं मैं। स्क्रीन पे जो इंटरफेस देख पा रहे हैं गेम का इंटरफेस है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया लक बाय डाइस एक गेम है। स्क्रीन पे आप जो एक्सेल सीट है ये एक्चुअली, और एक्सेल सीट पे ये बना हुआ गेम है, और सेंटर पे ये एक्चुअली एक चार्ट है, चार्ट पे ये गेम बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक बार इसे खेल के दिखाता हूँ, तो इससे क्या है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इस गेम का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, राइट साइड में टॉप में आप इसका मोड देख पा रहे हैं। मैं जैसे इस पे बटन पे क्लिक करता हूँ आपको 3 मोड दिखेगा। सबसे पहला मैनुअल है, दूसरा कंप्यूटर और तीसरा है कंपटीशन मोड। तो सबसे पहले मैं मैनुअल मोड में आता हूँ। ठीक है, मैनुअल मोड में आने के बाद नीचे आप प्ले गेम का बटन देख पा रहे हैं। तो सिंपली मुझे प्ले गेम करना है। तो एक मैसेज पहले आप देख पा रहे हैं कि इंसर्ट नंबर बिटवीन 1 to 6 इन पर्पल बॉक्स, यानी कि 1 से 6 के बीच का कोई भी एक सिंगल डिजिट का नंबर आपको सबसे पहले पर्पल बॉक्स में डालना होगा मैनुअल मोड में। मैंने जैसे कि 2 नंबर मैंने डाला। अब इस गेम को मैं प्ले करता हूँ। प्ले करते साथ ही आप देख पाएंगे कि चार्ट में टोटल 6 डाइज रोटेट हो रहे हैं। रोटेट होने के बाद अब ये डाइज सेंटर की ओर मूव होने के बाद ये इनविजिबल हो जा रहा है। देखिए 1 by 1 डाइज सेंटर की ओर मूव होने के बाद इनविजिबल हो जा रहा है। और ये कौन सा डाइस सेंटर की ओर मूव करेगा इसका इंडिकेशन आपको ब्लैक बॉक्स में दिखेगा। जैसे कि 3rd नंबर का डाइस अभी मूव हुआ है, अब ये देखिए 1 नंबर का डाइस अब मूव हो रहा है। और सबसे लास्ट में जो डाइस आपका बच जाएगा वो आपका लकी डाइस होगा। जैसे कि देखिए कि यहाँ पे 4th नंबर का डाइस आपका सबसे लास्ट में बच गया, और यही 4th नंबर का डाइस आपका लकी डाइस है। लेकिन आपने एज्यूम किया था 2 नंबर। तो गेम बड़ा ही सिंपल है। आपको टोटल 6 नंबर में से कोई भी एक सिंगल डिजिट को एज्यूम करना है, यानी कि लकी डाइस नंबर को एज्यूम करना है, और जो सबसे लास्ट में जो डाइस बच जाएगा वो आपका लकी डाइस नंबर है। और आपके एज्यूम किए नंबर के अकॉर्डिंगली अगर इक्वल हुआ तो आप विनर हैं, अदरवाइज आप लूज़र हैं। ठीक है, तो मैं इसे एक बार और फिर से मैं खेल के दिखाता हूँ। अभी मैं सेकेंड ऑप्शन कंप्यूटर मोड में मैं आता हूँ। कंप्यूटर मोड में अब प्ले गेम करता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि पर्पल बॉक्स में कंप्यूटर ने खुद से एक एज्यूम किया है नंबर की 4th नंबर। तो अब देखते हैं कि सबसे लास्ट जो डाइस है वो 4th नंबर का डाइस हो गया है नहीं, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये 5th नंबर का डाइस अब मूव हुआ है तो ये आउट हो गया है। अभी भी 4th नंबर का डाइस है, यानी चांसेस है कंप्यूटर का अभी भी जीतने का। 6 नंबर का डाइस भी आउट हो गया है। 3rd नंबर का डाइस भी आउट हो गया है। अब इसके बाद लास्ट 2 डाइस है 1 या 4th। तो देखते हैं, यस लास्ट में अब 4th नंबर का डाइस आपका बच गया जो कि लकी डाइस है, जिसे कि कंप्यूटर ने एक्यूरेट सही एज्यूम किया और वो विनर हो चुका है। देखिए किस तरह से इस
जो इसका जो बॉर्डर है वो आपका पर्पल कलर में हाईलाइट हो गया है। तो गेम सिंपल है कि टोटल 6 डाइज में से लकी डाइज कौन सा है उसे आपको एज्यूम करना है, ठीक है, सिंपल है। तो मैं इसी गेम को आज आपको पूरी तरह से कोड करके बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे कोड करेंगे और इसका क्या एल्गोरिदम है, उन सब के बारे में अभी मैं अभी से बताऊंगा। और अब दोस्तों मैं आता हूँ थर्ड मोड में, जो कि है आपका कंपटीशन मोड। कंपटीशन मोड में आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में स्कोर बोर्ड अब आपका ओपन हो गया है प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के लिए, और जस्ट उसके नीचे आपका राउंड भी दिया हुआ है। इसमें राउंड को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मिनिमम राउंड आपका 2 होंगे, ठीक है, मैक्सिमम राउंड आपके 10 तक होंगे। तो मैं अभी सिर्फ 2 राउंड के लिए इसे मैं गेम को प्ले करके दिखाऊंगा आपको। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 में से कौन से प्लेयर अभी प्ले कर रहे हैं वो नंबर आपको दिखेगा प्लेयर 1 प्लेयर 2 में, ठीक है। तो कंपटीशन मोड में भी सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपको नंबर इंसर्ट करना होगा। प्लेयर 1 को एज्यूम करना होगा कि कौन सा नंबर लकी डाइज नंबर है। तो मान लीजिए प्लेयर 1 ने 2 नंबर चूज़ किया। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। सिंपल सा गेम है, टोटल 6 डाइज रोटेट होंगे और उसमें से रैंडमली कोई भी डाइज आपके टोटल 5 डाइज स्टार्टिंग के वो आउट होंगे और लास्ट का जो 6 डाइज है वो लकी डाइज होगा। तो जैसा देख पा रहे हैं कि 2 नंबर का डाइज एज्यूम किया गया था और 2 नंबर का डाइज ऑलरेडी आउट हो चुका है, यानी प्लेयर 1 के जीतने के चांसेस अब नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम प्लेयर 2 के लिए गेम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्लेयर 1 का गेम एंड हो जाए, ठीक है। प्लेयर 1 का जो गेम है वो एंड हो गया है और वो विनर नहीं है। और अब प्लेयर 2 के लिए भी मान लीजिए मैंने 2 ही नंबर एज्यूम किया है प्लेयर 2 ने। अब देखते हैं कि प्लेयर 2 इस गेम को जीत पाता है कि नहीं। राउंड सिर्फ 2 हैं, तो पहले प्लेयर का गेम वो जीत नहीं पाया। अब देखते हैं प्लेयर 2 भी अगर ना जीत पाए तो यानी कि गेम टाई हो गया है। देखते हैं एक बार क्या होता है। नहीं, प्लेयर 2 भी नहीं विन कर सका क्योंकि ऑलरेडी 2 जो एज्यूम किया था वो डाइज आउट हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि ये गेम अब 2 राउंड में टाई हो चुका है, ठीक है। स्कोर बोर्ड नील है, कोई भी अंक नहीं बना पाया और एक मैसेज आया है विनर टाई के लिए आया है, यानी कि किसी ने कोई भी विनर नहीं हो पाया, ठीक है। तो गेम बड़ा ही सिंपल है। आपको एज्यूम करना है लकी डाइज नंबर क्या हो सकता है। अगर आप एज्यूम कर लिए तो आप विनर, अदरवाइज लूज़र, ठीक है। और इस गेम को बनाने के लिए क्या एल्गोरिदम है और क्या कोड है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस गेम को प्ले करते वक्त मैं सबसे पहले कंप्यूटर मोड में आता हूँ। आप गौर करेंगे कि जैसे मैं प्ले करता हूँ तो सबसे पहले जो डाइज है वो आपका इन होता है, यानी कि मैं अब एल्गोरिदम की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, डाइज आपका इन होता है। सेकेंड में आपका डाइज जो है रोटेट होता है। थर्ड में आपका डाइज जो है मूव होता है और फोर्थ में डाइज आपके आउट होते हैं। एल्गोरिदम क्लियर लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से एल्गोरिदम आपका को लिखना है। और अब इस एल्गोरिदम को हम किस तरह कोड में कन्वर्ट करेंगे अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब हम एक ब्लैंक शीट पर हैं। अब हम उस गेम का एक स्ट्रक्चर पहले रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में मैंने लिखा एंगल, ठीक है, एक्स वाई और रेडियस, ठीक है। ये मैंने टोटल 4 हेडिंग ले लिया है। और अब मैं एंगल पे सबसे पहले 1 नंबर लिखूंगा और नीचे वाले सेल पे मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या करूंगा, सबसे पहले मैं A2 सेल का रेफरेंस दूंगा और इस पे मैं प्लस करूंगा 2 और उसी तरह से मैं इस फॉर्मूला को नीचे टोटल 6 2 नहीं, मैं इसे 1 कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने टोटल 6 रोज तक मैंने उस फॉर्मूला को कॉपी कर लिया है, ठीक है। एंगल मैंने टोटल 6 ले लिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस एंगल के बेस पे मैं x की वैल्यू
पर भी फॉर्मूला मैं लिखूँगा। क्या फॉर्मूला लिखूँगा आप ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू कॉस थीटा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉस ब्रैकेट स्टार्ट और रेडियंस कॉस थीटा में का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ और वाई थीटा में मैं अब साइन थीटा फार्मूला का भी इस्तेमाल करूँगा। इसके थ्रू मैं एक चार्ट पे मैं एक सर्कल को डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप उन वीडियोस को पहले वॉच कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि उस फॉर्मूला का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैं ब्रीफली अभी समझा रहा हूँ। कॉस ब्रैकेट स्टार्ट, रेडियंस ब्रैकेट स्टार्ट, और इसे मैं एंगल वाले कॉलम से कनेक्ट करूँगा पर ब्रैकेट क्लोज। उसी तरह से वाई सेल पे मैं सीन थीटा का इस्तेमाल करूँगा, सीन रेडियंस, और इसे भी मैं A2 सेल से कनेक्ट करूँगा, ठीक है, और इंटर, ठीक है। और इन दोनों ही फॉर्मूला को मैं नीचे सेल तक मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि सभी सेल्स एंगल से कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, एंगल से कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं एक चार्ट इंसर्ट करूँगा। कौन सा चार्ट? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं स्केटर चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें कि मुझे मार्कर की ज़रूरत है, तो ओनली मार्कर वाले चार्ट का मैं इस्तेमाल करूँगा। स्क्रीन पे देखेंगे कि एक चार्ट इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस चार्ट पे मैं सेलेक्ट डेटा पे गया, मुझे चार्ट डेटा रेंज कुछ नहीं चाहिए। अब मैं इस पर सीरीज़ ऐड करूँगा। तो सीरीज़ नेम मुझे सबसे पहले सर्कल डेवलप करना है, तो मैं सर्कल सीरीज़ नेम दे देता हूँ, और x की वैल्यू पे मैं x का रेंज मैंने दे दिया, ठीक है। और y पे मैं y यानी कि जो कि C कॉलम पे मैंने y की वैल्यू को मैंने पुट किया था, उसका रेंज मैंने दे दिया। अब इसे मैं ओके करता हूँ, ठीक है, इसे मैंने ओके कर दिया। अननेसेसरी हेडिंग्स मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, लाइन्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। जो x और y का एक्सिस है इसे मैं एडिट करूँगा। सबसे पहले y एक्सिस पे मैं आया, मैक्सिमम मैं इसमें ले लेता हूँ -10, ठीक है, और मैक्सिमम मैंने 10 ले लिया और मिनिमम मैंने -10 ले लिया, और मेजर यूनिट जो डिफरेंस रहेगा वो 1 का ले लेता हूँ। और अब मैं आया x एक्सिस पे भी मैं एडिट कर लेता हूँ, सेम वैल्यू रहेगा -10 आपका मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम आपका 10 रहेगा, और मेजर यूनिट जो डिस्टेंस रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो 1 का रहेगा। तो अब चार्ट पे आप देखेंगे कि जो सेंटर में आपका जीरो जो वैल्यू है, जो एक्सिस है, जीरो एक्सिस है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। और चार्ट में आप एक डॉट भी विजिबल देख पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 1 डॉट नहीं है, ये करीब टोटल आपके 6 डॉट है ना। जैसे आप रेंज पे देख पा रहे हैं टोटल 6 डॉट है, लेकिन वो बहुत ही एक दूसरे के पास में है, जिसकी वजह से आपको बाकी के डॉट नहीं विजिबल हो रहे हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि जो डिस्टेंस है, डॉट के बीच का जो डिस्टेंस है, मैं उसे बढ़ा देता हूँ, और मैं टोटल 6 डॉट का मैंने इस्तेमाल किया है। यानी कि अगर मैं इसमें 50 ऐड करता हूँ, आपको मैं पहले विजिबल करके दिखा देता हूँ। टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 डॉट है ना। तो मुझे 6 डॉट की ही ज़रूरत है, और 6 डॉट प्रॉपर एक दूसरे के बिल्कुल एक्यूरेट डिस्टेंस में हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस पर मैं 60 से ऐड करूँगा। 60 से ऐड करने पर ये जो मार्कर है एक दूसरे से प्रॉपर बिल्कुल सही डिस्टेंस में है। इसे और क्लियर कर देता हूँ। इसे और क्लियर करने के लिए उसे मैं जो सर्कल है इसका रेडियस को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, तो आपको और अच्छे से विजिबल होगा। इसके लिए मैं जो रेडियस है वो मैं 9 ले लेता हूँ, और रेडियस के अकॉर्डिंगली मैं कॉस फार्मूला को भी अपडेट कर देता हूँ, प्लस साइन फार्मूला को भी अपडेट कर देता हूँ, और सभी में रेडियस का कैलकुलेशन को मैं ले लेता हूँ। अब अगर आप गौर करेंगे तो आपके टोटल 6 डॉट हैं, जो कि प्रॉपर एक दूसरे से एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस में है। अगर आप मार्कर के लाइन को इग्नोर कर दें तो गौर करेंगे तो प्रॉपर एक दूसरे के परफेक्ट डिस्टेंस में है, और ये एक हेक्सागोन शेप बनाता है, ठीक है। तो मार्कर के लाइन को मैं लास्ट में रिमूव करूँगा, अभी रिक्वायर्ड है, बाद में मैं लास्ट में रिमूव करूँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब तो
इस मार्कर चार्ट को लेने का रीज़न ये है कि सबसे पहले तो इस मार्कर वाले चार्ट में हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम मार्कर को मूव करा सकते हैं, ठीक है, पहला। और दूसरा, इस मार्कर में हम किसी भी इमेज को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, अब आप देखिए। मैं इस मार्कर पे मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, और डेटा सीरीज पे मैं आया, मार्कर ऑप्शन पे आया, बिल्ड इन पे आया, और इस पे मैं अब स्क्वायर शेप ले लिया और साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ 60 से, ध्यान दीजिए, ठीक है। और अब मैं इस मार्कर फिल पे आया, तो स्क्रीन पे आप देखेंगे जो मार्कर का जो साइज़ है स्क्वायर शेप में प्लस साइज जो है 60 हो गया है ना। अब इस मार्कर पे मैं इमेज को अप्लाई करूँगा। कौन सा इमेज? मैं डाइस के इमेज को अप्लाई करूँगा, जो कि मार्कर फिल में आप आएंगे और पिक्चर एंड टेक्सचर फिल पे आएंगे। नीचे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं फाइल, तो यहाँ पे आपके सिस्टम में डाइस का इमेज जहाँ भी है, जैसे कि मेरे सिस्टम में सी यूज़र डाइस। अब मैं इस पे मैं इमेज को अप्लाई कर सकता हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने जैसे ही एक इमेज को मैंने अप्लाई किया, वो सेम इमेज सभी पे अप्लाई हो चुका है। लेकिन मुझे टोटल सभी पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर एक एक पॉइंट है, तो मुझे सभी पॉइंट पे अलग अलग इमेज, डाइस की इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैं जो सबसे पहला इमेज है, इसका साइड पे कोऑर्डिनेट्स में चेक कर लेता हूँ। 8.9 1 मिनट, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4.6 है ना। इसका मैं चेक कर लेता हूँ 8.9। मैं एक बार चेक कर लूँ ताकि मैं सीक्वेंस मेरा सही रहे, मैं उस चीज़ को चेक कर लेता हूँ दोस्तों। ये मैं इसे सबसे पहले तो 0 करूँ, 0 अगर करता हूँ 9, ये है, ठीक है। दूसरा ये है, ओके। तो यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका ठीक है, पहला पॉइंट पे पहला डाइस सही है, और दूसरा पॉइंट पे मैं अब जो इमेज अप्लाई करना चाहता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट डेटा पॉइंट, यानी डेटा पॉइंट को मैं अब फॉर्मेट कर सकता हूँ। तो मार्कर फिल में आया, फिर से मैं जो अब इमेज लूँगा वो 2 लूँगा, और थर्ड में मैं अब लूँगा 3, ओके। फोर्थ में मैं अब लूँगा 4th नंबर का डाइस, ओके। फिफ्थ में मैं अब लूँगा 5th नंबर का डाइस, ओके। और लास्ट आपका 6, तो 6 पे भी मैं अब लूँगा 6 नंबर का डाइस, ओके। तो इस तरह से सभी में मैंने टोटल 6 डाइस को 6 पॉइंट पे मैंने प्लेस कर दिया इमेज को, ठीक है। लेकिन इसका बॉर्डर को भी हटाना पड़ेगा, तो बॉर्डर हटाने के लिए वापस से मैं आता हूँ मार्कर लाइन कलर, तो मुझे नो लाइन चाहिए, मुझे कोई लाइन की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि आपका सिर्फ अब डाइस दिख रहा है। अब मैं जो लाइन है, मार्कर लाइन है, इसे मैं अब रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। मार्कर लाइन स्टाइल लाइन कलर नो लाइन, ओके। इस तरह से आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देखिए डाइज आपका प्लेस हो गया है ना, और जो लाइन है मार्कर लाइन वो भी रिमूव हो गया है, ओके। अब हम इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे F11 प्रेस करना होगा। F11 मैंने जैसे ही प्रेस किया, थोड़ा सा इसको सबसे पहले साइड कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा साइड हो जाइए, ठीक है, ठीक है ना। कोड विंडो अब थोड़ा सा साइड में ओपन हो चुका है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट दे दिया है, सब्जेक्ट मैंने दे दिया है लक बाय डाइस, और स्टेप्स जो है मैंने लिख लिया है। सबसे पहले स्टेप में हम इन डाइस करेंगे, यानी कि डाइस को इंसर्ट करेंगे, उससे रिलेटेड कोड लिखेंगे। सेकेंड, हम डाइस को रोटेट करने के लिए कोड लिखेंगे। थर्ड, उसे मूव कराने के लिए कोड लिखेंगे। फोर्थ, आपका आउट करने के लिए कोड लिखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले आते हैं हम इन डाइज, है ना। इन डाइज के लिए हम कोड का क्या इस्तेमाल करेंगे। इन डाइज मीन्स हमें सबसे पहले डाइज को इंसर्ट करना है। इंसर्ट हमने अभी जैसे कि मैनुअली मैंने सीट पे मैंने फॉर्मूला पुट किया है, तो इसे मैनुअली पुट ना करके हम कोड के थ्रू इसे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, सबसे पहले इस फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, ओके। मैं कोड पेज में आया, है ना। इसे वीवी के थ्रू कैसे हम फॉर्मूला को इस पे प्लेस करेंगे उसे आप देखिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। फॉर लूप ये चलेगा, कहाँ से चलेगा, फॉर लूप ये चलेगा आपका एक्चुअल में मेरा जो सेल स्टार्टिंग है वो आपका रो, कौन से रो से स्टार्ट है, मेरा 2 रो से स्टार्ट है और 7th रो तक है ना। तो यानी कि मैं इसे 2 to 7 तक चलाऊँगा, ठीक है, 7 तक चलाऊँगा। और 2 to 7 तक मैं क्या चलाऊँगा, 2 to 7 तक मैं फॉर्मूला को प्लेस करूँगा। कहाँ प्लेस करूँगा, मैं रेंज मैंने लिखा, सबसे पहले मैं बी कॉलम जो कि एक्स वैल्यू के लिए है, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू को पुट कराने के लिए मैं बी कॉलम पे मैं वैल्यू को पुट कराऊंगा, लेकिन किसके साथ, आई की वैल्यू के साथ मैं पुट कराऊंगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रेंज बी, और जिसे कि मैंने आई की वैल्यू से कनेक्ट किया है ताकि वो 2 से लेकर 7 तक रो पे 1 by 1 एस की वैल्यू को पुट करेगा। कौन सी वैल्यू को पुट करेगा दोस्तों, मैं इसे थोड़ा सा साइड कर देता हूँ पहले, है ना। इससे वो पुट करेगा जो मैंने फॉर्मूला को कॉपी किया था, लेकिन ये पूरा फॉर्मूला मुझे टेक्स्ट फॉर्म में सेल पे प्लेस करना होगा, जिसके लिए मुझे इसे डबल कोट के अंदर इसे रखना होगा, ठीक है। और सेम मुझे सी कॉलम के लिए भी लेना होगा, यानी सी कॉलम आपका जो कि वाई एक्सिस के वैल्यू को पुट करेगा। तो यहाँ पे मैं इसे सी कॉलम करूँगा और कॉस थीटा के बजाय मुझे साइन थीटा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसे मैं साइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस कोड को अप्लाई करके देखता हूँ, रन करके देखते हैं होता है या नहीं, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसे मैं रन करा तो ध्यान दीजिएगा कि डाइज एक ही जगह पे इसलिए आ गया क्योंकि ये जो यहाँ पे A2 सेल देख रहे हैं, ये सभी पे A2 सेल एक साथ अप्लाई हो गया है, जबकि ये A2 से नहीं सभी सेल से कनेक्ट होना चाहिए था। इसके लिए मुझे यहाँ पे जो मैंने A2 को फिक्स कर दिया है, फिक्स ना करके मुझे इसे यहाँ पे डायनेमिकली इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे जो 2 है, 2 के बजाय इसे कनेक्ट करना होगा मुझे आई से, ठीक है। आई से मैंने कनेक्ट किया, एंड किया और ये किया, और उसी तरह से मैं यहाँ पे D2 के बजाय एंड आई का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि सेम फॉर्मूला को मैं सी के लिए भी लिखूँगा, यानी सी, और फिर से मैं इसे साइन कर देता हूँ, ठीक है। और ये अब हमारा फॉर्मूला सही हो गया है। मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। अब आप गौर करेंगे तो सभी फॉर्मूला एक्यूरेट आपका सभी सेल से कनेक्ट हो चुका है, यानी कि आपका जो डाइज है आपका सही तौर पे प्लेस हो चुका है चार्ट पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक साथ ना अप्लाई होके वो मुझे एक विजुअल थोड़ा सा एनिमेशन जैसा दिखे, जिसके लिए मुझे डू इवेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ, सबसे पहले मुझे दोस्तों इसे क्लियर करना होगा, डेटा पहले क्लियर होगा तब जाकर मुझे दिखेगा। तो यानी रेंज B2 से लेकर C7, यहाँ ध्यान दीजिए B2 से लेकर C7 तक डेटा को मुझे पहले क्लियर करना होगा। C7 का जो डेटा है मुझे क्लियर कंटेंट्स करना होगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले वो क्लियर करेगा और उसके बाद वो 1 by 1 डाइस को प्लेस करते जाएगा। मुझे लग रहा है कि एक और डू इवेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, तो चलिए हम कर भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर कीजिए कि जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ वो 1 by 1 डाइस को प्लेस कर रहा है, तो ये एक एनिमेटेड जैसा लग रहा है, तो ये अच्छा है। तो हमारा सबसे पहला लाइन क्या था, डाइस को इंसर्ट करना चार्ट पे, ठीक है। तो
ये आपका अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है। रोटेट डाइस के लिए हम अब डाइस को किस तरह से रोटेट करेंगे, इसे मैं आपको चार्ट में थोड़ा समझाता हूँ, है ना। यहाँ सबसे पहले A2 सेल पे मैं आया, जहाँ पे वैल्यू अभी 0 है। अगर मैं इस पे 1 करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डाइस है वो रोटेट हो रहा है। गौर कीजिए, मैं अभी नंबर इंक्रीज करता जा रहा हूँ। अब गौर करेंगे तो आपका जो डाइस है वो रोटेट होता जा रहा है। यानी कि मैं अगर A2 सेल पे वैल्यू को इंक्रीज करूं तो डाइस आपका रोटेट होगा। ठीक है। इसी मेथड को, इसी लॉजिक को मैं अब यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, सीधी सी बात है, मैं फिर से फॉर लूप लूँगा और फिर से मैं आई ही ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई को मैं इंक्रीज करूँगा 1 to 100, ठीक है, और नेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेंज रहेगा, रेंज मेरा क्या है, फिक्स रेंज है, सेल की वैल्यू A2। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेंज A2। रेंज A2 पे मेरा A2 फिक्स है, A2 पे जो वैल्यू जाएगा वो जाएगा आई की वैल्यू जाएगा। ठीक है, और डू इवेंट यहाँ भी इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, ताकि रोटेट होता हुआ विजिबल हो। तो अब इसे हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करने से पहले जो सेंटर में हम जो एक्सिस है इसे हम डिलीट कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, मैंने एक्सिस को डिलीट कर दिया। अब मैं जो फॉर्मूला है उसे मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आपका डाइस भी अब रोटेट हो रहा है। गौर कीजिए, आपका डाइस अब रोटेट हो रहा है। मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। डाइस देखिए किस तरह से रोटेट हो रहा है। रोटेट किस तरह से हो रहा है, A2 सेल पे मैं 1 से लेकर 100 तक मैं वैल्यू को पुट कराते जा रहा हूँ। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। उसने डाइस प्लेस किया और डाइस को वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और फास्ट करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि इसे 200 तक ले लेता हूँ और स्टेप 2 कर देते हैं इसे। अब वापस से करके देखते हैं। अब जो स्पीड है वो थोड़ा सा हमारा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपका रोटेट डाइस ये भी आपका क्लियर हो गया। अब थर्ड हम आते हैं मूव डाइस। अगर आपको याद होगा तो जो डाइस है वो सेंटर की ओर मूव हो रहा है। तो सेंटर की ओर मूव किस तरह से हो रहा है, सेंटर की ओर मूव करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले पहला डाइस जो है हमारा A2 सेल से कनेक्ट है, D2 रेडियस से कनेक्ट है। इसे अगर मैं कम करता हूँ, ध्यान दीजिए 1 नंबर डाइस, मैं अगर इस वैल्यू को कम कर रहा हूँ तो आपका जो डाइस है वो सेंटर की ओर मूव होता जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पर भी फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा और किस तरह से करूँगा उसे ध्यान दीजिए। फॉर लूप नहीं, मैं यहाँ पे डू वाइल लूप का इस्तेमाल करूँगा। डू वाइल लूप से क्यों करूँगा इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डू वाइल लूप, डू वाइल नहीं, डू वाइल अभी नहीं, सबसे पहले फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप आई क्या है, आई मेरा जो वैल्यू है, आई जो है 1 बाई 1 हर डाइस पे कनेक्ट हो। यानी कि आई जो है 2 आई इक्वल टू 2 7। ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, आई की वैल्यू एक तरह से हम मेरा डाइस को इंडिकेट करेगा। हर डाइस 1 बाई 1 वो मूव करे। ठीक है ना, 1 बाई 1 मूव करे, इसके लिए मैं अंदर डू वाइल लूँगा। डू वाइल लूप कब तक चलेगा, डू वाइल लूप आपका चलेगा तब तक जब तक कि रेडियस 0 ना हो जाए। यानी कि रेंज डी ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है आई,
ग्रेटर देन जीरो, जब तक वैल्यू उसमें ग्रेटर देन जीरो है तब तक हम डू वाइल पे इंटर करेगा वो, है ना, अदरवाइज़ वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम चीज़ वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे डू वाइल लूप क्या कर रहा है कि पहले चेक कर रहा है कि वैल्यू अगर जीरो से ज़्यादा है तब जाके वो अंदर इंटर करे। इंटर करने पर क्या करेगा, वो वैल्यू अगर जीरो से ज़्यादा है तो वो माइनस करेगा। क्या माइनस करेगा, माइनस करेगा वो सेम इसी सेल पे इसी की वैल्यू माइनस होगा 0.2 से। मैं 0.2 से मैं माइनस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे 0.2 से माइनस कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं डू इवेंट्स का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, और इसे अब मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। मैंने रन किया, रोटेट हुआ, रोटेट होने के बाद अब जो है मूव कर रहा है। सबसे पहला डाइज मूव हुआ, फिर सेकेंड डाइज मूव हुआ, फिर थर्ड डाइज मूव हुआ, फिर फोर्थ डाइज